बी सीरियस, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले, कार्बोहाइड्रेट। क्या पढ़ने वाले, कार्बोहाइड्रेट। देखो, जब हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे तो क्या क्या चीजें हमें एग्जैक्टली पता होनी चाहिए, वो एक बार तो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो पहली चीज तो हम क्या देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बने होते हैं, यानी कि हम क्या देखेंगे, कंपोजिशन। क्या देखेंगे, इसका संगठन क्या क्या होता है। अरे भाइयों इधर देख लो। तो पहला हम क्या देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बने होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज हम क्या देखेंगे कि इसके सोर्स क्या है, स्रोत, हमें कार्बोहाइड्रेट किस किस से मिलता है। क्या देखेंगे, स्रोत। स्रोत का मतलब क्या होता है, जिससे हम के कार्बोहाइड्रेट को ले सकते हैं। अब हम कार्बोहाइड्रेट के, हमारी ऊर्जा के लिए हमें जरूरी है, ये तो हमको पहले से ही पता है। तो हमें मिलता किससे, ये भी तो पता होना चाहिए। तो ये हम सेकंड चीज देखें। तीसरी चीज हम क्या देखेंगे, इसका काम क्या है। क्या है, काम, यानी कि इसका फंक्शन क्या है, कार्य, फंक्शन। और लास्ट हम क्या चीजें समझेंगे फिर, कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसका वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। ये चार चीज हम क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले। अगर ये चीज आपको समझ में आ जाएगी तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कार्बोहाइड्रेट एक कैसा अणु है, वृहद मात्रिक तत्व। वृहद मैक्रो मॉलिक्यूल है ना, मैंने आपको क्या बताया था, ये क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल। क्या है, मैक्रो, मैक्रो मतलब वृहद। और साथ में कहा था इसके हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है, इसकी हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है, इसलिए तो हमने कहा ये बृहद मात्रिक तत्व है। आए समझ में। आप जनरली भी कभी हॉस्पिटलाइज हुए, आपको आइडिया है ना कि वहां पर जब हॉस्पिटल में आप एडमिट होते हो तो आपको वहां पर ड्रिप चढ़ाते हैं, बॉटल चढ़ाते हैं, उसमें क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज की जगह आपको ऐसा कभी सोचने में आया, यार सबसे ज्यादा ऊर्जा तो ये कार्बोहाइड्रेट थोड़ी देता है, कौन देता है, ग्लूकोज नहीं, सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देता है किसी के टूटने पे, वसा। सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देता है, वसा। तो वसा क्यों नहीं चढ़ाई, वसा चढ़ानी चाहिए थी, सीधी सी बात है। तो वसा को चढ़ाते चढ़ाते आपके क्या हो जाएगा, आप पधार जाओगे। वसा को अगर चढ़ाने लग गए, क्योंकि उसका टूटना आसानी से नहीं होता है, आपको उसके लिए दौड़ना पड़ता है। अब आपके पास दौड़ने का तो समय है ही नहीं, आप तो हॉस्पिटल में हो ना, तो दौड़ने का समय नहीं, तो जिसका आसानी से क्या हो जाए कि ऑक्सीकरण हो जाए, तो ऐसा मॉलिक्यूल होता है कार्बोहाइड्रेट, वो आपको आसानी से ऊर्जा दे देता है। तो ये जो ग्लूकोज है वो भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है। ग्लूकोज ही क्या है, कार्बोहाइड्रेट। आ गया समझ में। तो हम सबसे पहले इसका कंपोजिशन देखते हैं या संगठन देखते हैं कि किससे मिलकर बना होता है। तो हम कहते हैं ये जो कार्बोहाइड्रेट है, बताने की जरूरत है क्या, बताने की जरूरत है एनीवन, नहीं। तो इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, बाद में देख लेना। तो अब जैसे ही अगर मैं इस कार्बोहाइड्रेट को देखता हूँ तो मुझे एक समझ में आता है, ये कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ एक अणु है। किससे मिलकर बना हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ एक अणु है। और जब इनका अनुपात देखता हूं तो मुझे समझ में आता है इसमें 1:2:1 की अरेंजमेंट है, व्यवस्था है। क्या है, 1:2:1, कार्बन एक रहेगा, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, इस तरह से व्यवस्थित किया गया, ठीक है। तो अगर ऐसी व्यवस्था है तो इसका एक सिंपल मॉलिक्यूल भी तो होगा या कोई फॉर्मूला भी तो बना सकते हैं हम। तो हम क्या करते हैं, हम एक सिंपल सा फॉर्मूला बनाते हैं सभी कार्बोहाइड्रेट के लिए। तो इसके अनुसार हम एक कार्बन, कार्बन एन बराबर क्या है, 1, तो एन लिख दिया। हाइड्रोजन 2 लिख देते हैं तो 2n, ऑक्सीजन n। तो ये हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट का क्या हो गया, जनरल फॉर्मूला हो गया। आपको याद रखना, कोई भी कार्बोहाइड्रेट दिखाई दे
तो इस फॉर्मूले में क्या होना चाहिए, व्यवस्थित। किस फॉर्मूले में व्यवस्थित होना चाहिए, इस वाले फॉर्मूले में क्या होना चाहिए, कार्बन NH2NON। इसको और थोड़ा सा अगर चेंज भी आ जाए तो इस तरह का हो सकता है, CN, ऐसा हो सकता है। फिर मैं लिख सकता हूं ऐसा ब्रैकेट बना के H2O और N, ऐसा भी तो लिख सकता हूं। बात तो एक ही है, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2N हो जाएगा, N। तो हम इसको ऐसा भी तो कह सकते हैं, ये कार्बन और जल के क्या है, हाइड्रेट है। क्या है, कार्बन और जल के हाइड्रेट है। हाइड्रेट का मतलब जल के अणु, H2O क्या है, जल का अणु। आया समझ में, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। तो देखो कितना सिंपल सा हो गया। तो इसी को हमने क्या कहा, कार्बोहाइड्रेट का। तो ये जल में घुलनशील होगा, जल में घुलनशील होगा, तो जल में घुलनशील है। और हम कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं, ये तुरंत ऊर्जा देने वाला अणु है। कैसा है, ऊर्जा तो देता है लेकिन तुरंत इंस्टेंट देता है। इसलिए हॉस्पिटल के समय आपको क्या चढ़ाई गई थी, ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई, ठीक है। तो तुरंत ऊर्जा देने वाला अणु है, यानी कि इसका ऑक्सीकरण आसानी से हो जाता है, ऑक्सीकरण आसानी से हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद आप कह सकते हो कि कितनी ऊर्जा देता होगा। अभी आपने गाड़ियां खरीदी है, बाइकें खरीदी होगी, माइलेज निकालते हो ना। तो अब इसका भी अगर माइलेज निकाले आप, अगर 1 ग्राम या ये जो कार्बोहाइड्रेट है अगर इंटेक करते तो कितनी आपको ऊर्जा देता होगा, 4.2 कैलोरी। कितनी देता है, तो हम कहते हैं 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रोवाइड करता है 1 ग्राम में। लिख दो पीछे, प्रति ग्राम में कितनी ऊर्जा है इसकी, 4.2 कैलोरी। आ गया समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो इतनी ऊर्जा आपको ये प्रदान करता है। फिर मैंने आपको कहा था इसके सोर्सेज हमें पता होने चाहिए। सोर्सेज मतलब कहाँ से मिलता है। तो अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो, आप अनाज खाते हो, गेहूं वगैरह, मिलेट्स, तो इनसे एक तो मिलता है ये हमें, किससे मिलता है, अनाज से मिलता है। और कहाँ से मिल सकता है, फल फ्रूट से मिल सकता है। तो आप क्या लिखोगे, फ्रूट। फ्रूट से हमें फ्रूट शुगर मिलती है ना। फ्रूट शुगर में आप कहते हो कि ये क्या है, कैन शुगर है, टेबल शुगर है, जिसको आप क्या नाम देते हो, सुक्रोज। सुक्रोज भी तो बोलते हो, फ्रूट शुगर, ऐसा ही बोलते हो। तो ये सारी क्या है, शुगर ही तो है। और शुगर को ही हमने क्या कहा, कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। और किससे मिल सकता है, दूध से, लैक्टोज। क्या किससे मिल सकता है, लैक्टोज। और इससे, और किससे मिल सकता है, चावल से मिल सकता है। गेहूं मिलेट्स में आ गए ना अनाज, गुड़, गुड़ से मिल सकता है। तो ये कैन शुगर में आ जाएगा। तो हाँ, दाल में प्रोटीन्स होती है, ठीक है। दालें वगैरह जो हम पढ़ते हैं वो फ्रूट का कुछ मात्रा में होता है, लेकिन हमें वो देखना है जिससे ज्यादा अधिकतम सोर्स हो, जिससे हम आसानी से कार्बोहाइड्रेट ले पाए। देखो ऐसे तो जितने भी फल फ्रूट वगैरह हम खाते हैं तो उसमें कुछ अमाउंट तो कार्बोहाइड्रेट का रहता ही रहता है, ठीक है। तो कुछ तो रहता है लेकिन हम उसको मेजर नहीं कर रहे, हम किसको कर रहे हैं, जो अधिकतम मात्रा में हमें के कार्बोहाइड्रेट किससे मिल जाए। तो हमें किस किस से मिलता है, दूध से, चावल से, और आप कह सकते हो हनी से, शहद, ठीक है। तो इन सब से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसको क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, इसको कार्बोहाइड्रेट को बांट भी सकते हैं। तो मैंने कहा था कार्बोहाइड्रेट को अगर हमें बांटना है तो हम अणुओं के आधार पर बांटेंगे। किस आधार पर बांटेंगे, कि कितने अणु इसमें उपस्थित होते हैं। तो हम कहते हैं अगर कार्बोहाइड्रेट का में एक अणु उपस्थित हो, कितना, एक अणु, तो हम कहते हैं मोनोसेकेराइड। सेकेराइड का मतलब यहाँ पर क्या है, शर्करा, क्या है, और मोनो का मतलब क्या है, एक।
यानी यहाँ पर जो भी एक बेसिक यूनिट होगी, यहाँ पे बेसिक यूनिट का मतलब है जो शर्करा, तो यहाँ पे जनरली हम किसको लेते हैं, ग्लूकोज को। क्या लेते हैं, ग्लूकोज। तो मोनोसेकेराइड। दूसरा होता है ओलिगोसेकेराइड। दूसरा क्या होता है, ओलिगोसेकेराइड। और तीसरा पॉलीसेकेराइड। सब पढ़ेंगे, भागो मत, सब साथ साथ पढ़ेंगे। हमें भागना नहीं है, हमें चीजें जितना इजीली समझ में आ उतना हम एक बार देखो। मोनोसेकेराइड, अब ये जो मोनोसेकेराइड होते हैं ना, इनको और सरल नहीं किया जा सकता, सबसे सरल अणु है। क्या है, सबसे सरल अणु है। क्लियर है। अब इनको सरल नहीं किया जा सकता है, तो इसमें एक बेसिक यूनिट क्या होगी, सबसे पहली चीज तो हम कहते हैं इसमें जो इकाई होगी, मोनोमर होंगे, वो क्या होगा, ग्लूकोज C6H12O6। ये एक बेसिक यूनिट हम मानते हैं, ये क्या है, शर्करा की। क्लियर है। जैसे एक तो ग्लूकोज हो गया, फिर आप कह सकते हो फ्रक्टोज, उसका भी फॉर्मूला यही रहता है। क्या होता है, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये इन सब के फॉर्मूले सेम ही है। क्या है, C6H12O6। ये क्या है, मोनोसेकेराइड है। इसके अलावा भी आप अगर नाम देखना चाहो तो हम बोलते हैं टेट्रोज। क्या, टेट्रोज। फिर पेंटोज। पेंटोज में कौन सी शुगर आ जाएगी, नाम बताया था मैंने, डीएनए, डीऑक्सीराइबोज शुगर। और आरएनए, राइबोज शुगर। इन दोनों को भी हम क्या बोलते हैं, मोनोसेकेराइड है ये। ठीक है। ये किसमें प्रेजेंट होती है, हाँ, झिल्ली में कहाँ होती है, जीवो में तो होती है, लेकिन कहाँ एग्जैक्टली इनके प्रेजेंस कहाँ है। कोशिका पढ़ा है हमने, कोशिका पढ़ा ना, तो कोशिका में एग्जैक्टली कहाँ पर प्रेजेंट होती है, केंद्रक में होती है। कहाँ होती है, केंद्रक में। केंद्रक में जो जेनेटिक मटेरियल है उसको ही तो हमने कहा डीएनए और आरएनए। ये आपका केंद्रक था, ये कोशिका थी, और यहाँ पर मैंने कहा था डीएनए और आरएनए प्रेजेंट है, ऐसा ही कहा था। तो डीएनए और आरएनए ही तो क्या है, पेंटोज शुगर। उनमें जो शर्करा होती है कौन सी होती है, पेंटोज शुगर, यानी कि 5 कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक जनरल साइंस में हम टर्म अब पढ़ते हैं कि एथ, मैथ, प्रोप वगैरह ऐसे नाम होते हैं। क्या होता है, एथ, मैथ, प्रोप, ब्यूट, ऐसे नाम होते हैं। अब यहाँ पे शुगर के नाम आते हैं, वहां पे क्या हो जाता है, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज। अब जैसे ग्लूकोज का नाम है तो उसको दूसरा अगर नाम आ जाए क्या आ जाएगा, हेक्सोज, क्योंकि 6 कार्बन हो गए। पेंटोज का मतलब 5 कार्बन, और टेट्रोज का मतलब 4 कार्बन। कितने कार्बन, 4। और अगर 3 होते तो कितना हो जाता, ट्रायोज। देखो अब इसको हिंदी में लिख देना, 3 शर्करा ऐसा, तो साइंस वाला जो मैन बैठा होगा ना वो आपका काट देगा। ट्रायोज का मतलब तो अब इतना भी प्योर कर देंगे, वो जैसा नाम है वैसा ही रहेगा। इनका जो नॉमिनकल्चर है वो किसमें हो रखा है, वो इंग्लिश में। साइंटिफिक जो नेम बने हुए ना तो उसमें ही बने हुए, तो अब उसको हम चेंज नहीं करते, ट्रायोज, या फिर क्या नाम आएगा वहां पे, टेट्रोज, पेंटोज और हेक्सोज। अब इनको हम हिंदी नहीं कर सकते, हेप्टोज, इनके नाम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, क्योंकि 3 शर्करा के मॉलिक्यूल ऐसे नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, 3, 3 मतलब ट्रायोज, 4 मतलब टेट्रोज, 5 मतलब पेंटोज, और 6 मतलब हेक्सोज। और हेक्सोज में ये तीनों नाम है, क्या है, ये तीनों। ठीक है, तो ये सबसे सरल शर्करा होती है, एक अणु उपस्थित होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोसेकेराइड। पॉलीगोसेकेराइड में क्या होते हैं, 2 से 9 तक हो सकते हैं। कितने अणु हो सकते हैं, 2 से 9 तक हो सकते हैं। ठीक है। अब 2 से 9 में हम क्या करते हैं, एक तो हम लिख लेते हैं डाइसेकेराइड का नाम, डाइसेकेराइड। तो हम पहला नाम लिख देते जीएफ। हुई जीएफ, जीएफ कौन है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, यहाँ पर जीएफ का मतलब क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, गैलेक्टोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, गैलेक्टोज बनाते हैं। फिर
ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर क्या बनाते हैं? हाँ, लैक्टोज, लैक्टोज बनाते हैं। ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर क्या बनाते हैं? लैक्टोज बनाते हैं। तो इस तरह की जो शर्करा है, अब देखो दो, एक से ज्यादा हो गए, एक से ज्यादा हो गए, तो इसको ही हमने क्या नाम दे दिया? ओलिगोसेकेराइड। जैसे ही हमारे पास एग्जांपल में हम लिख सकते हैं यहाँ पे सुक्रोज, क्या नाम है? सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। ये जो शुगर है वो किसके एग्जांपल है? ओलिगोसेकेराइड। आया समझ में? हमें नाम याद रहने चाहिए सारे, 2 से 9 तक होने चाहिए, 3 नाम याद है, एनसीईआरटी में यही दे रखे, इससे ज्यादा आपसे पूछेगा नहीं। आप ज्यादा डीप में जाने जाओगे, पता चला सब कंफ्यूज हो गया, मामला गड़बड़ हो गया। तो हमें मामला गड़बड़ नहीं करना है, बेसिक चीजें हम पकड़ लें। बेसिक चीज क्या है? 2 से 9 अणु उपस्थित होते हैं, इससे ज्यादा नहीं। 2 से 9 है मतलब ओलिगोसेकेराइड, एक है केवल मोनोसेकेराइड। इससे ज्यादा यानी कि 10 से 1000 तक अगर इस तरह के मोनोमर जुड़े हुए हो तो हम क्या बोल देते हैं? पॉलीसेकेराइड। 10 से ज्यादा होनी चाहिए। अब ऐसा कब होता है? तो हम एग्जाम्पल में लिख देते हैं स्टार्च। स्टार्च जानते हो ना क्या होता है? स्टार्च, मंड, क्या होता है? पढ़ा है? सेल वॉल पढ़ाई, सेल मेम्ब्रेन पढ़ाई, उसमें आया था बीच में। फूड स्टोरेज किस फॉर्म में होता है पादपों में? स्टार्च के रूप में। ऐसा ही लिखवाया, लिखवाया है मैंने। तो पादपों में जो फूड का संग्रहण होता है वो किस फॉर्म में होता है? स्टार्च के रूप में। एग्जाम में पूछेगा आपसे, स्टार्च के रूप में होता है। फिर मैंने कहा था जंतुओं में किस फॉर्म में होता है? जानवरों में भी तो होता है। फास्टिंग की है कभी? ग्लाइकोजन, फास्टिंग समझते हो ना? व्रत किए हैं? हाँ, तो व्रत किए तो उस टाइम में जो आपके शरीर में ऐसा तो है नहीं कि रोज खाना खाते हो, उस दिन खाना नहीं खाते हो, उस दिन खाना नहीं खाए तो मर थोड़ी जाते हैं। तो क्या होता है? तो आपका जो ग्लाइकोजन है, जो यहाँ पे लीवर है, तो लीवर में क्या होता है? खाना स्टोर रहता है, ऊर्जा एकत्रित रहती है, तो वो आपको सप्लाई कर देती है कि अब क्या कर, वहां से ले ले। कुछ है ही नहीं शरीर में, पेट में तो कुछ है ही नहीं, तो मिलता कहाँ से? ग्लाइकोजन से। तो हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और जो वो होते हैं ना कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट, उनका जो बाहर का आवरण बना होता है वो किसका बना होता है? काइटिन का। लिखवाया था मैंने, इसका बना होता है काइटिन का। तो काइटिन भी क्या है? एक तरह का पॉलीसेकेराइड है। क्या है? पॉलीसेकेराइड। तो 3 नाम यहाँ पे भी आ गए, ग्लाइकोजन और काइटिन। काइटिन हिंदी में लिख देना, काइटिन। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सब क्या है? पॉलीसेकेराइड। एग्जाम्पल हमें याद होने चाहिए, ठीक है? किस में प्रेजेंट होता है ये याद होना चाहिए, और इनके मॉलिक्यूल कितने होने चाहिए? 10 से 1000, इधर 2 से 9 और इधर 1। तो ये हमारे क्या हो गए? कार्बोहाइड्रेट। अब क्या करना, एनसीईआरटी में जो भी चीजें लिखी हुई है एक बार फिर से रीड कर लेना, तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। काइटिन, ग्लाइकोजन और स्टार्च, ठीक है? कोई दिक्कत यहां तक? कोई डाउट हो तो पूछ लो। एनीवन? नहीं है कोई डाउट? नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है, थैंक यू।